नमस्कार छात्रों। परिसर अध्ययन भाग 1 की इस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पाठ 12 सबके लिए भोजन इस पाठ का अध्ययन करेंगे। बताओ तो, दीपावली पर्व के आसपास कौन सी सब्जियां मिलती है, कौन से फल दिखाई देते हैं, कौन सा अनाज पैदा होता है। पेरेंट्स की हेल्प लेकर आपको इस पर चर्चा करनी है। दूसरा सवाल दिया हुआ है, ज्वार, बाजरा, चावल, आम, संतरे, कटहल आदि का मौसम कब होता है। जैसे यह मौसम आम का है, इस तरह बाकी जो आपको नाम दिए उन पर आपको चर्चा करनी है। तीसरा सवाल, हम वनस्पतियों के किन किन भागों का भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। जैसे कुछ सब्जियां पत्तों के स्वरूप में होती है, कुछ उनके फल स्वरूप होती है। इस प्रकार आपको इस सवाल पर चर्चा करनी है। पहला पॉइंट आपको दिया है खेती। खेती के मौसम। वनस्पतियों से हमें भोजन प्राप्त होता है, उसके लिए खेतों में फसलों की बुआई तथा बगीचों में फलों के वृक्षों का रोपण किया जाता है। भारत के लगभग 60% भूभाग का खेती के लिए उपयोग किया जाता है। ऋतुओं के अनुसार वर्ष में खेती के दो प्रमुख मौसम होते हैं। यह सवाल भी आपसे पूछा जाएगा। जून से अक्टूबर तक की जो खेती होती है उसे खरीफ का मौसम कहते हैं। इस मौसम में वर्षा के पानी का प्रत्यक्ष उपयोग किया जाता है। अक्टूबर से मार्च तक की गई खेती को रबी की फसल का मौसम कहते हैं। इस मौसम की फसल के लिए भूमि में रिसा हुआ वर्षा जल, वापसी की मानसूनी वर्षा और तुषारपात का उपयोग होता है। यानी कि प्रमुख दो मौसम हैं भारत में खेती के, एक तो खरीफ और दूसरा हुआ रबी। इसके अतिरिक्त मार्च से जून के मध्य जो फसलें ली जाती है उन्हें ग्रीष्मकालीन फसलें ऐसा कहते हैं। बताओ तो, धान की खेती किस ऋतु में की जाती है। यानी जो धान यानी कि जो चावल की जो बुआई होती है वो कौन से ऋतु में है। अगर आपने चर्चा की तो आपको पता चलेगा वह खासकर वर्षा ऋतु में यानी कि खरीफ का जो मौसम होता है तब धान की खेती की जाती है। अगला पॉइंट है खेती के कार्य। प्रत्येक किसान का ऐसा प्रयास होता है कि उसके खेत की फसल में अच्छी वृद्धि हो। फसल की अच्छी वृद्धि होने पर उससे अधिक अच्छी उपज भी मिलती है। भरपूर कृषि उपज के लिए उत्तम जमीन, उत्तम बीज, खादें और पानी की उपलब्धता होनी चाहिए। इसके लिए परिश्रम भी करना आवश्यक होता है। साथ साथ खेत की खड़ी फसल की सुरक्षा करनी पड़ती है और अंत में प्राप्त होने वाले अनाज का सुरक्षित भंडारण करना पड़ता है। ये सभी कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। हमारे देश की जनसंख्या बढ़ती रहने पर भी सभी लोगों के भोजन की आवश्यकता की पूर्ति हो रही है। खेती की सुधारित विधियों का उपयोग करने के कारण ही यह संभव हुआ है। अगला है पारंपरिक खेती। पुराने समय की विधि से खेती करते समय बैल द्वारा खींचे जाने वाले हल तथा फाल का उपयोग होता था। इसी प्रकार फसलों को पानी देने के लिए मोट का उपयोग होता था। इन चित्रों में आप देख सकते हो। किसान के परिवार वाले कटाई तथा मड़ाई आदि काम स्वयं अथवा बैलों की सहायता से करते थे। अब किसान खेती के ये सब काम यंत्रों की सहायता से कर रहे हैं। यह आप भी हर रोज देखते हो, ट्रैक्टर आदि का उपयोग खेती के लिए अब बढ़ रहा है। अगला दिया है पॉइंट, खेती की सुधारित प्रौद्योगिकी। इसके अंतर्गत सुधारित बीज। पुराने समय में किसी एक मौसम में तैयार होने वाली फसल के बीजों को ही सुरक्षित रखकर अगले मौसम में उनका उपयोग करने की विधि प्रचलित थी। उससे प्राप्त होने वाली उपज कम होती थी। अब अनुसंधान यानी कि शोध द्वारा सुधारित बीज तैयार किए जाते हैं। ज्वार, बाजरा, धान, मूंगफली, गेहूं जैसी प्रत्येक उपज के सुधारित बीज बाजार में मिलते हैं। ये बीज अधिक उपज देते हैं। इन बीजों की फसलों में कीड़े भी नहीं लगते। इसके अतिरिक्त कुछ बीजों की फसलें तेजी से बढ़ती है। कुछ बीजों की फसलें तो कम पानी देने पर भी भरपूर उपज देती है। अगला पॉइंट है
सिंचाई की आधुनिक विधियाँ। सही समय पर पर्याप्त पानी मिलने से फसलों की वृद्धि अच्छी होती है। खेती के लिए वर्षा के साथ साथ नदी, तालाब, कुएं के पानी का उपयोग किया जाता है। नदियों पर बांध बनाकर और वर्षा के पानी को रोककर पानी का संचय किया जाता है। ऐसा करने पर भूजल का स्तर भी बढ़ता है। नालियों, छोटी नहरों द्वारा फसलों को पानी देना एक पुरानी विधि है। इन नालियों में बहने वाले पानी का अधिकांश भाग जमीन में रिस जाता है अथवा उसका वाष्पीभवन हो जाता है। फलतः पर्याप्त पानी व्यर्थ हो जाता है। अब सिंचाई की आधुनिक विधियों का उपयोग किया जाता है। इससे पानी की बचत होती है, जैसे टपक सिंचन और फुहार सिंचन सिंचाई की आधुनिक विधियां हैं। ये सवाल आपसे पूछा जाएगा, सिंचाई की आधुनिक विधियां कौन सी हैं? तो आपको दो नाम लिखने हैं, टपक सिंचन और फुहार सिंचन। टपक सिंचन की विधि में छिद्र वाले पाइप का उपयोग करते हैं। यह आप इस तस्वीर में देख सकते हो। इससे फसलों की जड़ों के पास आवश्यक पानी बूंद बूंद के रूप में टपकता है, अतः उपलब्ध पानी का पर्याप्त उपयोग होता है। फुहार सिंचन की विधि में छोटे बड़े फव्वारों द्वारा फसलों पर पानी का छिड़काव किया जाता है। अब आपको दिया है जानकारी प्राप्त करो। पहला, ज्वार के 2 सुधारित बीजों के नाम। दूसरा, किसान मोट का उपयोग करने के लिए किसकी सहायता लेता था? तीसरा सवाल, आजकल जमीन के अंदर का पानी किस प्रकार उलीचते या बाहर निकालते? इन सारे सवालों का जवाब आप इंटरनेट की माध्यम से जानकारी आपको प्राप्त कर लिख सकते हो या चर्चा करना है। अगला पॉइंट दिया है खादें। खेत में बार बार एक ही फसल लेने पर उसकी उत्पादकता क्रमशः घटती है। इसलिए मिट्टी में खादें मिलाकर हमें मिट्टी की उत्पादकता बढ़ानी पड़ती है। इससे फसलों को उपयुक्त पोषक पदार्थों की पूर्ति होती है। खादों के 2 प्रकार, एक तो प्राकृतिक खाद तथा रासायनिक खाद। अब प्रकृति में उपलब्ध खर पतवार और गोबर का उपयोग करके प्राकृतिक खादें प्राप्त करते हैं। रासायनिक खादों का अर्थ है कृत्रिम खादें। इन खादों में खेती के लिए उपयोग विभिन्न रासायनिक घटकों को निश्चित अनुपात में मिश्रित किया जाता है। पुराने समय में खेती की विधि में गोबर की खाद, लेंडी की खाद, जैविक खाद और कंपोस्ट खाद जैसी प्राकृतिक खादों का उपयोग किया जाता था। परंतु उत्पादन में शीघ्रता तथा अधिक वृद्धि लाने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली रासायनिक खादों के उपयोग से होने वाली हानियां ध्यान में आने लगी हैं। रासायनिक खादों का अनियंत्रित उपयोग करने पर अतिरिक्त खादें मिट्टी में ही बची रह जाती हैं। इससे जमीन की उत्पादकता कम होती है। ऐसी जमीन में धान्य उत्पादन घट जाता है। खेती के लिए पानी का अधिक उपयोग करने पर भी जमीन क्षारयुक्त अथवा खारी हो जा रही है। जिस भाग में पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, उन स्थानों पर क्षारयुक्त जमीन का अनुपात बढ़ा हुआ दिखाई देता है। उदाहरण के तौर पर बांध वाले क्षेत्र के आसपास की जमीनें, नदी तट की जमीनें इत्यादि। जमीन क्षारयुक्त होने पर मिट्टी का परीक्षण करके जमीन की कमी को दूर करने के लिए उसमें आवश्यक घटक तत्व डाले जाते हैं। ऐसा करने से जमीन की उत्पादकता में वृद्धि होती है, परंतु इसमें समय और पैसों की बर्बादी होती है। इसलिए रासायनिक उर्वरकों और पानी के अत्यधिक उपयोग को नियंत्रित रखना चाहिए, जिससे जमीन क्षारयुक्त न हो। होमवर्क, सिंचाई की सुधारित विधियां कौन सी है, उससे होने वाले लाभ कौन से हैं, यह आपको लिखना है। दूसरा, टपक सिंचन विधि का वर्णन करो। थैंक यू।